उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान कब्रिस्तान और शमशान पर खूब राजनीति हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब तुष्टीकरण पर हमला करते हुए कहा था कि अगर कब्रिस्तान बने हैं तो शमशान भी बनने चाहिए। अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसका आरोप है कि अखिलेश सरकार में तो कब्रिस्तान के नाम पर भी घोटाला हो गया, और वो भी 1200 करोड़ रुपए का। अखिलेश सरकार ने कब्रिस्तान की जमीनों को अवैध कब्जे से बचाने के लिए योजना शुरू की, जिसके तहत कब्रिस्तानों की चारदीवारी बनाने और उनके सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ग्रांट देती थी। योगी सरकार का दावा है कि अखिलेश यादव की सरकार ने कब्रिस्तानों की घेरेबंदी के नाम पर 1200 करोड़ रुपए फूंक दिए, लेकिन कब्रिस्तानों पर न तो अवैध कब्जे हटे और न ही कब्रिस्तानों की घेरेबंदी हुई। फिर सरकारी ग्रांट का जो पैसा था वो कहां दफन हुआ? अब इसकी जांच करने के लिए यूपी सरकार ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट में भी अरबों का घोटाला हुआ। पहले तो गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ाई गई, और जब योगी आदित्यनाथ ने मौके पर जाकर सच्चाई देखी तो खुलासा हुआ कि 1513 करोड़ के प्रोजेक्ट में 90% से ज्यादा यानी 1435 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और काम सिर्फ 60% हुआ है। गोमती रिवर फ्रंट मामले में सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराई और उनकी रिपोर्ट के आधार पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े 8 इंजीनियर्स के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अखिलेश सरकार पर आगरा एक्सप्रेसवे में भी घोटाले का आरोप लग रहा है और उसकी जांच भी कराई जा रही है। अब यह सवाल बेहद गंभीर हो गया है कि योगी सरकार को अखिलेश राज में शुरू हुए प्रोजेक्ट में घपले ही घपले क्यों नजर आ रहे हैं? क्या अखिलेश के राज में यूपी में घोटालों के अलावा कुछ नहीं हुआ? ज्यादातर जो गलतियां हैं वो पिछली सरकार की हैं। उससे पहले की सरकार की अगर वो जांच करा देते तो शायद ये नौबत ना आती कि आज हमको सीबीआई से जांच कराना पड़ती, वक्फ की और भी इस मैटर को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच कराना पड़ती। लेकिन जितने भी कब्जे हुए थे वो कब्जों के पीछे कहीं ना कहीं कोई मंशा जरूर किसी की शामिल है, उसी को लेकर भ्रष्टाचार भी हुआ। जैसे आप देखें कि बाउंड्रीज को लेकर अच्छी योजना थी, योजना से इनकार नहीं है, योजना अच्छी है, लेकिन आखिर वो योजना कहां क्रियान्वयन हुई है, कहां उतारी गई? जमीन पर तो मैं गया ढूंढने, मुझे ना तो कब्रिस्तान मिल रहे थे और ना ही बाउंड्री वॉल मिल रही। पहली बार में ऐसा लग रहा है मुझे कि साफ सा कि कब्रिस्तान की क्वांटिटी लिख दी गई है कागज पर, लेकिन अगर फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं तो कब्रिस्तान मिल नहीं रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाले का एक सबसे बड़ा पहलू हो सकता है। सवाल यही है कि आपकी योजना अच्छी हो सकती है, आपकी मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन 1200 करोड़ रुपए खर्च हो गए और काम कहीं दिखता नहीं। हम आपको कैमरे की नजर से भी दिखाएंगे कि जो मंत्री जी कह रहे हैं क्या सिर्फ उसमें राजनीति है, या हमारे रिपोर्टर भी गए तो कब्रिस्तानों के आसपास क्या दिखा, उसमें कितनी सच्चाई है वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको मेहमानों से मिलवा देते हैं जो आज इस महाबहस में जुड़ रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और एयर इंडिया के स्वतंत्र निदेशक और पूर्व निवेश बैंकर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अखिलेश सरकार में खेल राज्य मंत्री रह चुके हैं और इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग के चेयरमैन हैं। इसके अलावा विवेक अवस्थी हमारे साथ हैं, पत्रकारिता में 25 साल का अनुभव है उनके पास और लेखक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। लेकिन हम बहस को शुरू करें उससे पहले आपको राजधानी लखनऊ के फौजी कॉलोनी में स्थित गफूरन कब्रिस्तान की हालत दिखाना चाहते हैं। आप देखिए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से पूरे कब्रिस्तान में कूड़ा बिखरा हुआ है, बिल्डर्स का अवैध कब्जा है और आवारा सांड और जानवर वहां घूमते हैं। राजधानी लखनऊ में कहते हैं कुल 47 कब्रिस्तान थे, जिसमें से 31 पर कब्जे हो चुके हैं। इस समय हम लखनऊ के फौजी कॉलोनी में और आपको एक कब्रिस्तान का रियलिटी चेक दिखा रहे हैं कि आखिर इस कब्रिस्तान की क्या हालत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कब्रें हैं जिसकी हालत आपके सामने है, आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस कब्रिस्तान में विवाद चल रहा है। कुछ लोगों ने मुकदमा कर रखा है और उनका कहना यह है कि ये उन लोगों की जमीन है, दूसरे दावा ये कर रहे हैं कि ये उनकी जमीन है। अब कोर्ट को इसमें फैसला करना है, लेकिन किस तरीके से कब्रिस्तान की जो हालत है लखनऊ में वो इस कब्रिस्तान को देखने से पता चलता है। ज्यादातर बिल्डरों का कब्जा हो चुका है, ज्यादातर मामलों में बिल्डर कहीं ना कहीं पार्टी बने हुए हैं, क्योंकि उनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जमीनों पे कब्जा करना, उस पे बिल्डिंग बना के उसको बेच देना। अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कब्रिस्तान पे क्या विवाद चल रहा है। इसमें एक राजकुमार हैं, क्या टाइटल लगाते ये नहीं पता, उनका केस चल रहा था यहाँ प्लाट का।
अच्छा। वो हाई कोर्ट में उनका कई बार मतलब मुकदमा भी जीते। बिल्डर है वो? नहीं, उनका खुद का ये प्लाट था, यहाँ पे किराए पे रहते थे, उन्होंने खरीदा था यहाँ। नहीं है, लेकिन पूरी जमीन कब्रिस्तान की नहीं है। थोड़ी इसमें कब्रिस्तान की जमीन है, थोड़ी कुछ लोगों की, अदर लोगों की है। अदर जमीनें बची हैं इधर किनारे की। बस अब कब्रिस्तान है नहीं, जो हालत देखा जाए इसमें मौके पे तो कब्रिस्तान तो लगी नहीं रहा, कब्रिस्तान है। वास्तव में ये अवैध कब्जा है। एक अवैध कब्जा समझिए। कौन की विवाद है इसमें मुकदमा चल रहा है और यहाँ पे अधिकतर कब्रिस्तान ऐसे ही हैं जहां पर या तो बिल्डरों ने कब्जा कर रखा है या तो वहां पर अवैध रूप से लोगों ने कब्रिस्तान की जमीनें हड़प रखी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है और उनका यह दावा है कि हम उन जमीनों को सही लोगों को दिलाने का काम करेंगे, यानी जिसकी कब्रिस्तान होगी उसको मिलेगा। लेकिन अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर वो इस काम को कैसे अंजाम दे पाते हैं। रोहित के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो हमने आपको सबसे पहले लखनऊ का एक कब्रिस्तान इसलिए दिखाया ताकि आपको यह पता चल सके कि सरकार की, यानी अखिलेश यादव की जो सरकार थी, उसके नाक के नीचे क्या चल रहा था। लेकिन इस महाबहस के दौरान हम आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे जो आपको बताएंगी कि क्यों 1200 करोड़ रुपए के घोटाले का सवाल उठ रहा है। लेकिन अरविंद, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं और हम कब्रिस्तान के इस मसले पर अपने मेहमानों से सवाल पूछें। उससे पहले सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव की सरकार घोटालों का कब्रिस्तान बनकर रह गई थी? जहां खोदिए वहां से एक घोटाला निकल रहा है। सुशांत, देखिए, जो मामले हैं उसको देखने से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि बहुत सारे गड़बड़ झाले थे। भले ही हम अखिलेश यादव को इस बात से अलग रखें, लेकिन उनके जो मातहत लोग थे उन लोगों ने जम के घोटाला किया है, चाहे वो प्रमुख सचिव लेवल के आईएएस अफसर रहे हों, चाहे वो इंजीनियर रहे हों, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सरकार में भी उन्हीं पदों पे बैठे हैं। आपको मैंने एक कब्रिस्तान का नजारा दिखाया जहां पे कहा जा रहा था कि सभी कब्रिस्तानों का सुंदरीकरण किया जा चुका है, सभी जगहों के दीवार बन चुकी है। लेकिन फौजी कॉलोनी के कब्रिस्तान को देखने के बाद सुशांत, इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बातें झूठी हैं। और जिस तरीके से मंत्री महोदय का कहना था कि सब कुछ कागजों पे था, तो वो लग रहा है कि वाकई कागजों पे था। नहीं, और सिर्फ कब्रिस्तान की बात नहीं है अरविंद, आप देखिए रिवर फ्रंट की बात कर लीजिए। आप जिस एक्सप्रेसवे को अखिलेश यादव पूरे चुनाव के दौरान बोलते रहे, बेचते रहे वोट मांगने के लिए, उसमें घोटाले की बात सामने आ रही है। मतलब जिधर आप हाथ लगाइए उधर से ऐसा लगता है घोटाला निकल आएगा। निश्चित रूप से सुशांत, चाहे गोमती रिवर फ्रंट की बात कर लें आप, जितना पैसा उसमें खर्च किया जा चुका है उसके बाद भी 60% सिर्फ काम हुआ है। बड़ा प्रश्न ये उठता है सुशांत कि जो सरकार के मुखिया थे, क्या उनको ये सब चीजें दिखाई नहीं पड़ रही थी उस समय? बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आगरा एक्सप्रेसवे का ठेका जिन लोगों को दिया गया है, उन लोगों ने किस तरीके से किसानों की जमीन खरीदी और अपने लोगों को पहले खरीदवाई और उसके बाद फिर सरकार को बेच दी। इन सारे मामलों की जांच हो रही है और इसमें अच्छे खासे लोग नपेंगे, फंसेंगे, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता और वो अब दिखना शुरू हो गया है। बिल्कुल, लोग तो नपेंगे। सवाल ये क्या अखिलेश यादव भी नपेंगे? क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री थे तो उनकी जिम्मेदारी भी जरूर तय होनी चाहिए। लेकिन पहले इन घोटालों की जांच पूरी हो जाए या जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच पूरी हो जाए। अनुराग सिंह भदौरिया साहब, पहले मैं कब्रिस्तान से ही शुरू करना चाह रहा हूं। 1200 करोड़ रुपए खर्च हो गए और हमारे रिपोर्टर सिर्फ लखनऊ नहीं, हम बताएं चंदौली, भदोई, मिर्जापुर, अलीगढ़, सब जगह गए। कमोबेश यही हाल है, ना तो बाउंड्री हुई है तो टूटी हुई है। कब्रिस्तान में सांड घूम रहे हैं, कचरा फेंका हुआ है, पैसा खर्च हुआ कहां? देखिए, आपने जिस कब्रिस्तान की बात की है उस कब्रिस्तान में कोर्ट केस चल रहा है। जिस कब्रिस्तान में कोर्ट केस चल रहा हो, जहां पे कोई जमीन तो क्या, वहां पे कोई आदमी को खड़े होने की इजाजत नहीं होती कि आपको पता ही है कोर्ट केस में कोई कब्रिस्तान और किसी की जमीन, किसी का आपसी झगड़ा हो सकता है। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो मीडिया भी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, मीडिया को सारे काम या बीजेपी को हमारे काम में इतनी परेशानियां नजर आती हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 3 महीने तो इस सरकार को हो गए, 3 साल पिछली सरकार को सेंटर में हो गए, जिन्होंने इतने वादे करके आए हैं कि जीरो टॉलरेंस 48 घंटे में होने वाला था, 15 जून तक रोड भी गड्ढा मुक्त होने वाली थी, 2.5 करोड़ नौकरियां मिलने वाली थी। इन झूठों का भी तो रिपोर्ट दिखा दीजिए कि सर, इन झूठों का रिपोर्ट सरकार तो है, इन सच्चाइयों का रिपोर्ट सरकार है, उनके बारे में तो चर्चा कीजिए जिन्होंने भदौरिया साहब और बीजेपी के मंत्री जी जो कह रहे थे, सुन तो लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए सर, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे इसमें रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीजेपी समय बर्बाद होगा जो आप कह रहे हैं, इसलिए सर पूरा हो जाने दीजिए। भदौरिया साहब, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये महाबहस रोज शाम 5 बजे आता है, आप इसमें देखेंगे
आप इसमें देखेंगे तो आपको योगी सरकार से भी सवाल दिखेंगे, तो दिल्ली की सरकार से भी सवाल दिखेंगे, हर जगह से सवाल दिखेंगे। आज सवालों के घेरे में आते तो जवाब आपको देना होगा। योगी सरकार के तो जवाब दे तो रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जवाब सवाल मुझसे पूछते मैं उनसे पूछना चाहता हूं। बात खत्म हो जाए। मैं जवाब भी आपने क्वेश्चन पूछ लिया, जवाब भी नहीं देने देंगे। दीजिए, दे दीजिए, फिर मुझे क्यों बुलाया? बात ही खत्म कर दीजिए। अरे आप बोलिए सर। अरे नहीं तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं ना। जफर साहब तब बोलेंगे बात। जफर साहब आपके पास आऊंगा मैं, उनको बोल लेने दीजिए। ये तो बताएं कि 3 महीने में उन्होंने काम कौन सा किया है? सुबह इनके मंत्री उठते हैं, रिवर फ्रंट पहुंच जाते हैं, मैं पूछता हूं फिर एक्सप्रेस वे पहुंच जाते हैं। भाई ये तो बताइए, इंक्वायरी अपनी जगह चलती रहेगी। ये तो बताएं कि इन्होंने जो वादे किए उस पर कोई काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कि सारी जांच की सरकार बन के रह जाएगी। अच्छा, ठीक है। इसको सिर्फ जांच करनी है। अरे जांच करनी है, जांच होती रहेगी, कुछ काम भी तो कीजिए। कि जांच ही करना है तो इसके मतलब बीजेपी को कोई काम ही नहीं करना है, क्योंकि काम नहीं करोगे तो जांच नहीं होगी। इस वजह से बीजेपी कोई काम नहीं करेगी। एक कार्यक्रम में चुपचाप बैठी है तो कोई काम ही नहीं करेगी, बात खत्म हो गई। भदौरिया साहब, एक कार्यक्रम में एक एंकर ठीक है, मैं एंकर हूं, मैं सवाल पूछ लूंगा जब उनसे इस पे पूछना होगा। आज सवालों के घेरे में आप है। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अलग अलग हिस्सों से अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको एक दूसरी रिपोर्ट दिखा देता हूं, और एक काम करता हूं दिखाई देता हूं। आपको लखनऊ वाले में लग रहा है मामला अदालत में, इसलिए वहां जो है पूरा डाल दिया गया। मैं आपको दिखाता हूं, आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं। कब्रिस्तान देखिए वहां का भी, और फिर जवाब दीजिएगा। दिखाइए, मैं अपने पीसीआर से कहूंगा एक रिपोर्ट इनको और दिखाइए कब्रिस्तान की। ये एक और तस्वीर सर दिखा रहा हूं, लखनऊ की तस्वीर है, ये भी कब्रिस्तान है। यहां पर भी वही हाल है जो कमोबेश दूसरे कब्रिस्तान का हमने दिखाया था। यहां थोड़ी बहुत बाउंड्री हुई है, जो बाउंड्री हुई है उसकी हालत ऐसी है जिसको आप सौंदर्यीकरण का नाम देंगे तो उस शब्द का अपमान हो जाएगा। ठीक है, इसके अलीगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यह अलीगढ़ का कब्रिस्तान है। यहां पर भी आप देखिए जानवर सोए पड़े हैं, बाउंड्री तो मुझे नजर नहीं आ रही, थोड़ी बहुत दूसरे हिस्से में बाउंड्री नजर आ रही है। ऐसी तस्वीरें सर भदौरिया साहब भदोही से भी हैं, मिर्जापुर से भी हैं, अलीगढ़ से भी है, सब जगह से हैं। अब इनका हिसाब बता दीजिए कि यहां पर 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये तो बता दीजिए कि उस कब्रिस्तान में कितना अरे जिस कब्रिस्तान की आप चर्चा कर रहे हैं उस कब्रिस्तान में कितना खर्च हुआ है सरकार में, तो बता दीजिए। कि हमें कैसे पता चलेगा आप कौन सा कब्रिस्तान दिखा रहे हैं जिसपे खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है? रिपोर्ट में ये भी तो बता दीजिए इस कब्रिस्तान में इतना खर्च हुआ है। आपने तो एक लेमन वाली बात बताई। मैं तो ये कह रहा हूं सर, तो जो कब्रिस्तान साहब मैं तो ये कह रहा हूं नहीं रहे हो ना कि आप लोग जिस चीज को कह रहे थे कि इतने करोड़ खर्च कर दिए, उस हिसाब से तो हर कब्रिस्तान जो है उसका सौंदर्यीकरण हो गया होगा ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे कब्रिस्तान हैं, हम जहां जहां जा रहे हैं यही हाल है। हम आपको बताना चाहिए कहां खर्च हुआ पैसा। बता तो दो किसमें कितना खर्च हुआ है सर, ये आप बताइए किस पे कितना खर्च हुआ, वो तो दिख ही नहीं रहा कहीं खर्च हो गया। देखिए इतना खर्च हो गया। अरे आप बता दीजिए ना रिपोर्ट। अरे रिपोर्ट आप दिखा रहे तो आप ये भी दिखा दीजिए ना कि कब्रिस्तान में काम नहीं हुआ। मिर्जापुर का एक कब्रिस्तान जो अभी दिखा रहे थे तो लॉजिक हो जाएगी बात। सर मिर्जापुर का कब्रिस्तान दिखा रहे हैं, इस पर 12 करोड़ रुपए खर्च होने की बात है। 12 करोड़ के बाद ये हालतें देख लीजिए सर, ये निकले पड़े 12 करोड़ खर्च होने के बाद। अरे 12 करोड़ में कब्रिस्तान अच्छा बना होगा, और आप हो सकता है कि उधर से क्या आपने कौन सा पोर्शन दिखा रहे हो कौन सा नहीं दिखा रहे, ना आपको पता है ना मुझे पता है। जो अच्छा पोर्शन होगा शायद दिखाई नहीं पड़ रहा हो। 12 करोड़ में आपने 1.5 फीट की चारदीवारी बनाई है। बनने के बाद लोग फिर भाई आप लोग और सुनिए तो और अब 3 महीना दूसरी सरकार के हो गए, उनके सरकार के लोग जाके उस पर कब्जा कर रहे होंगे। ये भी तो हो सकता है ना, 3-4 महीने। बहुत बढ़िया भदौरिया साहब, सीबीआई वाले भी आएंगे और जांच एजेंसी के लोग आएंगे तो उनसे ही सवाल पूछ लीजिएगा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको सीबीआई में डाला किसने और आप कहां से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जवाब मत दीजिएगा। मुझे ये बताइए जफर इस्लाम साहब, एक आरोप जो लग रहा है और ये जो अभी भदौरिया साहब लगा रहे थे कि आप लोग सिर्फ घोटालों की जांच क्यों कर रहे हैं, क्या पीछे पड़ गए हैं पिछली अखिलेश सरकार के? नहीं काम भी कीजिए, घोटालों की जांच करो, काम करो, खाली जांच ही की। देखिए पिछले यूपीए, अरे 1 मिनट सुन लीजिए, अब आपका समय खत्म हो गया। मुझे समय, बड़ी शांति से बात सुनी आपकी। नहीं काम भी कीजिए, घोटालों की जांच करो, काम करो, खाली जांच ही की। देखिए पिछले यूपीए, अरे 1 मिनट सुन लीजिए, अब आपका समय खत्म हो गया। मुझे समय, बड़ी शांति से बात सुनी आपकी। अब मेरी बात सुनिए आप। देखिए यूपीए सरकार
बसपा की सरकार, समाजवादी सरकार और आरजेडी, ये चारों पार्टियां जब जहां सरकारों में रही हैं, उनका एक ही मकसद रहा है कि लोगों को किसी तरह आंखों में धूल झोंको और सत्ता में रहते हुए जितना ज्यादा संपत्ति बनानी है, जितना घोटाला करना कर लो। आज एक ऐसी सरकार आई है जो लोगों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, और इसका पूरा मकसद है कि ऐसी पार्टी के और उसके जो लीडर्स है उनको एक्सपोज किया जाए। इसलिए एक्सपोज किया जाए ताकि आगे आने वाले दिनों में इनकी सच्चाई दिखे कि कितना घोटाला किया है, कैसे देश की संपत्ति इन्होंने लूटी है, कैसे प्रदेश की संपत्ति लूटी है अपने लिए। आज इसी का ब्यौरा आप दिखा रहे हैं सुशांत जी। हमारे पास तो और भी रिकॉर्ड है और भी जांच होगी, और जितने भी लोग मुजरिम हैं, जो लोग ने घोटाले किए हैं, सबको सलाखों के पीछे ले जाएंगे, ये हमारा वादा है। अब रही बात जो पहले देखिए वक्फ बोर्ड में बहुत घोटाले हुए। वक्फ बोर्ड की जमीन, मैंने वक्फ बोर्ड का एनालाइज किया है कि इसमें क्या प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड में, और किस तरह से स्टेट उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, स्टेट के जो मंत्री ने किस तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, और कैसे उसने पूरा तालमेल पैसे को लगा के उन्होंने बनाया था। ये सारी चीजें देखते हुए जो मुख्यमंत्री ने डिसीजन लिया और भंग किया, उसको आज उसकी इंक्वायरी हो रही है। और आप देखिए सीबीआई इंक्वायरी के बाद आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि आजम खां और जो वहां के मुख्यमंत्री और वो जो यादव परिवार है, सब ने मिलकर कैसे वक्फ प्रॉपर्टी पे पूरा संपत्ति से कितना लूटा है वो सारे। जफर इस्लाम साहब मुझे एक बात बताइए, जफर इस्लाम साहब एक बात बताइए, मोटे तौर पर दर्शकों के लिए थोड़ा सा समझाइए। समाजवादी पार्टी के जफर इस्लाम साहब जो एक चीज समझाइए, अगर एक कब्रिस्तान है, ठीक है, उसकी अगर चार दीवारी साहब आपको 3 साल सरकार में हो गए, भदौरिया साहब रुक जाइए। 3 साल में आपने क्या काम, भदौरिया साहब रुक जाइए। आप सवालों के घेरे में आप दुनिया से सवाल मत पूछिए। मैं यहाँ सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ। जफर साहब से पूछिए कि 3 साल हो गए, आप मत बताइए क्या पूछेंगे सर। रुक जाइए, आप रुक जाइए। आप जवाब जब देना था दे नहीं पाए। आप सिर्फ कार्यक्रम में बैठ के सवाल मत पूछिए। तो मैं ऐसे इनका भी जफर इस्लाम साहब मुझे ये बताइए, पहले बता रहा हूँ। जफर इस्लाम साहब मुझे ये बताइए, एक कब्रिस्तान है, उसकी चार दीवारी में कितना पैसा मोटे तौर पर खर्च होना चाहिए? जफर साहब काम बता दीजिए, एक आध काम बता दीजिए तो मैं भी जान जाऊं कि आपके बीजेपी गवर्नमेंट में काम हुआ है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उनका छोड़ दीजिए। पहले तो 1 मिनट उनका छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक आप इस शो में एक ही एंकर मान के चलिए। हमने 3 महीने में जो काम किया, आज किसानों से पूछिए, गरीबों से पूछिए, और आपके घर के बगल में रहने वाले इस्लाम साहब, आप उनके सवाल को छोड़िए, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। सरकार है, ये चोरों की सरकार नहीं, लुटेरों की सरकार नहीं है। आप जैसी पार्टी में जो पार्टी के अपने ही लोग प्रदेश की क्या किया है के लिए पड़े थे, और आज आप पता नहीं है कि आपने हमारे कर्जा माफ किया है। आप 80 लाख का कर्जा माफ कर रहे थे, आपने क्या किया? किसानों की जाने, किसान बेचारा रोड पे बैठा हुआ है, किसानों की जाने लिया। आप क्या बात कर रहे हो? अरे हमने तो एक इतिहास रचा है, किस किसान से पूछ रहे? इतिहास रचा है। भदौरिया साहब, जिस सरकार में किसान छोड़िए, जो बेचारे इस दुनिया में नहीं है, उनकी जमीन पे घोटाले हो जाए, वो दूसरों से क्या सवाल पूछेंगे? विवेक अवस्थी जी मुझे बताइए, पता चलेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्या होता है? आप थोड़ा सा रुक जाइए। विवेक अवस्थी जी ये बताइए कि एक कब्रिस्तान की चार दीवारी में कितना पैसा खर्च होना चाहिए? क्या 12 करोड़ लगा के जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, या कहीं 10 करोड़ कहीं 20 करोड़ लगा के, और 1200 करोड़ खर्च होने के बाद ये तस्वीर दिखनी चाहिए थी क्या? देखिए, ये घोटाला जो हुआ है कब्रिस्तान के नाम पे, तो साफ साफ दिख रहा है, तस्वीरें बयान कर रही है, इसमें कुछ बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। का पैसा इन्होंने घर में लगाया है। ये आप यादव परिवार और जो मंत्रिमंडल के उनके घर जाके देखिए, आप अपने बीजेपी में जरा कुछ काम कीजिए। आपको जैसे आपके बड़े नेता चिल्लाते हैं, वैसे आप उनको बोल लेने दीजिए ना। आप दोनों को बहुत टाइम दिया सर। आपका ब्यौरा उठाया, काम भी करके दीजिए, उनको रोजगार दे दीजिए, उनको डेवलपमेंट दे दीजिए, बजाय ये सब उलझाते रहते हो, कभी योगा मिल जाते हो। भदौरिया साहब, आप लोगों ने इतना दे दिया होता ना तो आज विपक्ष में नहीं बैठ रहे होते। आप राष्ट्रपति डिक्लेयर करते हो तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा देर का ऑडियो कम कर दीजिए। विवेक जी अपनी बात कीजिए। दलित व्यक्ति राष्ट्रपति बना रहे हैं। अरे भैया, उस राष्ट्रपति की अपनी आप राष्ट्रपति तक चले गए। क्वालिटी, अरे यहाँ जो दफन हो गए उनकी जमीन की बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रपति पे जा रहे हैं। आप दलित का नाम ले रहे हो, बाल बाल दलित छोड़िए सर, जो दफन होने के लिए जमीन थी वो आपने छोड़ी नहीं। आप कहाँ दलित और कहाँ जा रहे हैं? जफर साहब, आपको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। छोड़िए विवेक जी, आप बात पूरी कीजिए। देखिए, केवल कब्रिस्तान ही एक मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, जिनकी अगर जांच की जाए तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। अभी बहुत शुरुआती दौर है।
बिजली का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि सुशांत बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हुई है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा बता रहा हूं। हैदराबाद की कंपनी है वेरीगेट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उसको 6 जिलों का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी ग्रामीण विद्युतीकरण का काम मिलता है। ये 6 जिले हैं आपके अमेठी, बलरामपुर, सुल्तानपुर, हरदोई, अंबेडकर नगर और गोंडा। ये कंपनी बिजली विभाग को, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को फर्जी नकली बैंक गारंटीज देती है। उसके एवज में एडवांस मनीज को मोबिलाइजेशन कहते हैं, 82 करोड़ रुपए ले लेती है और 82 करोड़ रुपए लेकर कंपनी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से फरार हो जाती है। आज की तारीख तक टिल डेट एक पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई है। किसी भी बड़े अधिकारी के खिलाफ कोई जांच नहीं बैठी है, कोई मुकदमा नहीं चला है और इस बात को आज कम से कम 2.5 साल हो चुके हैं। तो ये छोटे छोटे इस तरह के जो मामले हैं, ये हम निकलेंगे तो बहुत दूर तक ये बात जाएगी। इतनी छोटी, इतनी आसान बात नहीं। जो आए भी हैं सर, न्यायिक जांच कराई गई गोमती रिवर फ्रंट मामले की, उसमें गैमन इंडिया को इन्होंने टेंडर दे दिया जो कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। सुशांत, इसमें IVRCL भी एक बिजली की ऐसी कंपनी बिजली क्षेत्र में जो कि ब्लैक लिस्टेड है, उसके बाद भी उसको काम दिए गए यूपी में। इसके अलावा आप एक्सप्रेसवे की अगर बात कर लें, जिस एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे थे, 302 किलोमीटर का जो लखनऊ से आगरा तक का एक्सप्रेसवे है, इसमें जो कॉस्टिंग आई है 30 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की कॉस्टिंग आई है। जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो 6 लेन रोड बनाता है, जो कि एकदम इंटरनेशनल क्वालिटी की रोड होती है, उसकी कीमत आती है 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। तो सवाल तो बहुत सारे हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन अब उन चीजों को जब पूछा जाएगा तो आप दूसरी तरफ अगर उलझाने की कोशिश करेंगे तो इससे बात नहीं बनेगी। भदौरिया साहब, जो विवेक जी पूछ रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, सब प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में, कुछ पे तो जवाब दीजिए। सवाल मत पूछिएगा, जवाब दीजिएगा। जब आप मेरी बात सुन लीजिए, जब आप काम ही नहीं करोगे तो आप सवाल के घेरे में आओगे ही नहीं। जब आप काम करोगे तो आप इस तरह के सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि काम करेंगे, इसलिए हमारे यहाँ घोटाले हो रहे हैं। जो काम नहीं कर रहे उसमें घोटाले नहीं हो रहे। अरविंद को जोड़ना चाह रहे हैं, अरविंद बात पूरी कीजिए। बीजेपी को अच्छा दिखाना है तो 2 शब्द लेके बैठ गए। मैं अनुराग से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अनुराग से, अरे भदौरिया साहब, ये बताइए कि AP मिश्रा साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आप बताइए, संजय अग्रवाल के खिलाफ क्या कार्रवाई जो आई है आपके? OP मिश्रा और संजय अग्रवाल, सुनिए, 22 महीने में एक्सप्रेसवे बनता है और 5.5 घंटे में दिल्ली पहुंच। अरे 22 महीने में बन जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि सारे पैसे चोर ले जाएंगे? सुन लीजिए, क्रिटिसाइज करने के पहले आप अपने अंदर मेरी बात 5.5 घंटे में आप वहां पे आते जाते हो उस एक्सप्रेसवे में, तो आपको उसकी कोई क्वालिटी नजर नहीं आती, कोई खासियत नजर नहीं आती। बिल्कुल उसकी खासियत, उसी क्वालिटी का काम बता रहे थे 18 करोड़ में होता है। सुशांत, इसी पे मैं बोलना चाहूंगा, मनगढ़ंत कहानियां क्यों? मनगढ़ंत कहानियां नहीं साहब, मैं अभी 10 दिन पहले एक्सप्रेस से निकला हूं। उसकी हालत यह है कि बियाबान है, वहां पर लूट हो रही है, वहां पर डकैतियां हो रही हैं, वहां हत्याएं हो रही हैं। एक पेट्रोल पंप नहीं है, अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, पंचर बनाने वाला कोई नहीं है। पूरे 302 किलोमीटर वो तो एहसान जता रहे, पानी नहीं नसीब, वो तो एहसान जता रहे हैं कि हमने वो हाईवे बना दिया और उसमें लगा दिया जितना पैसा बनाने वाला। तो आप, अरे तो भैया सुन लीजिए मेरी बात, तो ये समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे बना के दिया है, तो इस सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी है कि पंचर वाला लगा दे वहां पे। कोई रोका है क्या? तो ये अरे तो आपने क्यों लगा दिया वहां पे? एक पीसीआर आपकी बातें क्यों थे उसका इनॉग्रेशन करने की? आपको इतनी जल्दी क्या थी? आपको लगता था इसमें से आपको वोट मिलेगा? कुछ नहीं मिला आपको। और सुविधाएं उसमें लगा दो, किसने मना किया आपको? अच्छा, एक मिनट भदौरिया साहब, एक सवाल मेरा। अरे हम कहते नहीं वोट मिले, हम वोट की राजनीति नहीं करते विवेक जी, हमें वोट की राजनीति नहीं करनी है। एक दिन में हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, डेवलपमेंट तो करेंगे ना। अखिलेश यादव ने एक दिन में 300 उद्घाटन क्यों किए थे? फिर जवाब दीजिए इसका। अगर धर्म पे, जात पे अगर वोट मिलता है तो बीजेपी को सरकार मुबारक, हमें सरकार नहीं चाहिए जात धर्म पे। 300, 400, 500 उद्घाटन एक दिन में करके वोट नहीं मिला। आए सरकार नहीं आए। कुछ दिन पहले आप लोग ईवीएम में भी गड़बड़ी बता रहे थे, जब चैलेंज मिला तो गए नहीं थे। कि हमारी सरकार रोजगार और डेवलपमेंट की बात करेंगे और करते रहेंगे। ठीक है, भदौरिया साहब करेंगे। भदौरिया साहब, मेरा एक हमको नहीं करनी है धर्म की राजनीति, हमको नहीं करनी जात की राजनीति। बीजेपी सरकार बता दीजिए, 15 लाख जो लैपटॉप थे उसमें से 6 लाख बांटे गए, 8-9 लाख लैपटॉप कहां चले गए? इसका जवाब देंगे? आवाज ठीक करो यार, वो लैपटॉप हिसाब रखना जी। अरे वो तो सरकार बताएगी भदौरिया जी से, क्यों आप सरकार बता देगी आपके घोटाले? आप तो इंक्वायरी कराने बैठे हो ना, इंक्वायरी में पता चल जाएगा तो आप टीवी पे दिखा देना। अच्छा भदौरिया साहब, हर चीज इंक्वायरी से पता ही चल रहा है। मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं
कि सिर्फ इंक्वायरी की बात होती है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपको हमने सादर आमंत्रित किया जवाब देने के लिए, आप सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, एक का जवाब नहीं देते। 27% क्राइम बढ़ गया, इस क्राइम की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? बताए तो जरा, जिम्मेदारी कौन लेगा क्राइम की जिम्मेदारी? इसके बारे में बात नहीं होती क्या? इसके बारे में कौन जवाब देगा? 27% क्राइम बढ़ा है, तब तो चिल्ला रहे थे कि जीरो टॉलरेंस हो जाएगा, 48 घंटे में रामराज हो जाएगा। अच्छा भदौरिया साहब, सुनने का साथ में 250 नौकरियां, 2.5 करोड़। भदौरिया साहब सुन लीजिए, आपने कहा कि जो हाईवे बना उसमें पैसा ज्यादा लग गया, लेकिन हाईवे बन गया। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, एक आम आदमी, आप भी आम आदमी हैं, आपका मान लीजिए घर, मैंने ये नहीं बोला पैसा ज्यादा लगा, मैंने कहा हाईवे बना है, काम करोगे तो काम के जांच करने के लिए 20 लोग आते हैं, तो जांच हो जाने दो। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हाईवे में पैसा लग गया क्योंकि काम हुआ। के बारे में बोलना शुरू करना, घोटाला घोटाला, काम ही मत करो, कोई घोटाला नहीं। समझ में नहीं, काम तो नहीं हुआ सर, वो कब्रिस्तान वाले में काम नहीं हुआ फिर भी घोटाला हो गया है, तो दोनों है, जहां काम हुआ वहां भी घोटाला है, जहां काम नहीं हुआ वहां भी घोटाला है। मैं कह रहा हूं काम मत करो तो घोटाला होगा ही नहीं भाई, काम करोगे तो कुछ तो जांच होगी। कहते ना जो काम करता है उसी की बात होती है। हमने काम किया तो मेरी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है करो, लेकिन निगेटिव कर रहे हो। अरे भैया जांच हो जाने दो, रिपोर्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा क्या हुआ था नहीं हुआ था। ऐसे ही यूपीए सरकार थी जिसने इतना काम कर दिया और इतना घोटाला हो गया कि उसकी सत्ता चली गई। ये कोई तर्क नहीं है कि हम काम करेंगे और इसलिए पैसा उड़ा देंगे। ये आपका पैसा नहीं है सर, ये जनता का पैसा, मेरा पैसा भी गया है वहां। हम सत्ता की राजनीति नहीं करते। फिर आपको बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। सत्ता और राजनीति बीजेपी वाले करते हैं, जात धर्म पे बांट के सत्ता लेना चाहते हैं। हम जात धर्म पे सत्ता नहीं लेना चाहते। बताइए, आपने गैमन को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जब वो ब्लैकलिस्टेड पे ही काम करेंगे? आपको विकास करना था, आपने एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? के लिए इसलिए आप, अरे वो ब्लैकलिस्टेड थी नहीं थी, अब मैं अचानक तो जवाब आपको दे नहीं सकता। अभी मैं बता रहा हूं आपको, डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट ने चेक किया होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे ब्लैकलिस्टेड थी नहीं, मुझे पता नहीं, और जो बैठे उनको भी कितना पता नहीं पता। अरे सबको पता है सर, देना कोई बात, मैं भी कोई बात अच्छा मुझे इतना बताइए, ब्लैकलिस्टेड थी और दिया तो गलत किया नहीं? अरे मैं बता रहा हूं, किसी को पता हो उसके नहीं, अरे अच्छा काम कर रही होगी, उसने अच्छा काम करके दिखाया, रिवर फ्रंट बढ़िया काम है। आप शाम को आके देखिए, जरा टहल के देखिए, पता चल जाएगा। आप भी दिल्ली छोड़ के लखनऊ ना जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ऐसी सड़कें आप देख रहे थे चुनाव के वक्त, एक बात चल रही थी उस पर, तो पता नहीं चुनाव जीत जाएंगे नहीं जीत जाएंगे, और फिर देखिए क्या हुआ, आप कितनी सीट पर आकर रुक गए। अरविंद मुझे ये बताइए कि भदौरिया साहब के पास जवाब तो नहीं है, इसलिए वो सवाल पूछे जा रहे हैं, इतना तो दर्शक समझ गया होगा। फिर उसी बात मुझे ये बताइए कि ये जो बातें सामने जवाब मैं दे रहा हूं, शाम को आप रिवर फ्रंट पे आ जाइए, पब्लिक की भीड़ देख लीजिए, बच्चों की भीड़। अरे भाई अनुराग, पहले सवाल तो सुन लेने दो, क्या है, उसके बाद फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। सर मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो लखनऊ और दिल्ली का जो फ्लाइट का टिकट है वो मुझे अपनी जेब से देना होगा। आपकी तरह तो होगा नहीं कि कोई भी पैसा जनता का है बहा दूं, तो वो तो होगा नहीं, और आपका काम देखने के लिए मैं लखनऊ पहुंच जाऊं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगह हैं, वो कैमरे पर सब दिखा देंगे। अब तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का काम देख लीजिए। बीजेपी का काम देख रहे हैं सर, लगातार दिखा रहे हैं। 7 बजे का मेरा शो देखिएगा, उसमें रोज होता है। खैर अरविंद ये बताइए कि गैमन इंडिया एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। विवेक बता रहे हैं बिजली के ठेके देने में भी ऐसे ही ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए गए। इसके पीछे की वजहें क्या थी, और क्या इन तमाम मामलों में अखिलेश यादव सवालों में नहीं घिरेंगे? देखिए, मैं यहां पे एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी जो थी, ब्यूरोक्रेसी अखिलेश यादव की सरकार में कहीं न कहीं बेलगाम थी। आप जान लीजिए कि संजय अग्रवाल हो चाहे ओपी मिश्रा हो, इन लोगों ने पूरे 5 साल बिजली डिपार्टमेंट पे राज किया। मनमाने दामों पर इन्होंने प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदी। और मैं जो विवेक कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा घोटाला है ये भी, और निश्चित रूप से हमारी इंडिया न्यूज की इस बात पे नजर है, और गड़बड़ियों के तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे। गैमन इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें गैमन इंडिया ही नहीं, और भी बहुत सारी ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं जिनको काम दिए गए हैं, और उन लोगों की भी जांच चल रही है। अनुराग से सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूं कि अनुराग को अगर फिलहाल अभी इस बात की नहीं पता है, लेकिन इस बात पे तो कम से कम सहमत होंगे ना कि जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां थी, कम से कम जिन लोगों ने उसको काम दिया उसकी जांच की जानी चाहिए थी, क्यों नहीं जांच की? अरे सर, यहां तो ये भी हिस्सा है, क्योंकि भदौरिया साहब उस पर भी पढ़ के नहीं आए होंगे कि कुछ कंपनियों को टेंडर देने के लिए, क्योंकि वो उस दायरे में नहीं आ रही थी, तो टेंडर देने की डेट तक बढ़ा दी गई थी। ये भी हो रहा था। जफर इस्लाम साहब मुझे ये बताइए, क्या ये जो आप जांच करा रहे हैं, ये एक तरीके से
आपका जो अभी तक का काम है उससे फोकस जो है वो इन जांच पे चला जाए, उसका एक तरीका है, या ये मुकम्मल अंजाम तक पहुंचेगा? और क्या अखिलेश यादव भी ये भी हो रहा था? जफर इस्लाम साहब, मुझे ये बताइए, क्या ये जो आप जांच करा रहे हैं ये एक तरीके से आपका जो अभी तक का काम है उससे फोकस जो है वो इन जांच पे चला जाए, उसका एक तरीका है, या ये मुकम्मल अंजाम तक पहुंचेगा? और क्या अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले में जेल जा सकते हैं? देखिए, दो तीन बातें कहूंगा। सबसे पहले तो देखिए, हमारी सरकार के बारे में बार बार वो उंगली उठा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उनको बताना चाहता हूं जो उन्होंने अंधेरा छोड़ दिया था उत्तर प्रदेश को, हमने बिजली देना शुरू कर दिया है। गांव गांव में बिजली पहुंचा रहे हैं। ये इनकी सरकारों ने गांव से पैसे लूटे, हमने वहां बिजली पहुंचाई। आप देखिए जो हेल्थ सेक्टर में आपने प्रोग्राम हेल्थ सेक्टर में हर गांव में जाके, हर हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर, अरविंद बोलिए, हर स्कूल में जाके स्कूल में चोरी करवाते थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि संजय अग्रवाल स्कूल में चोरी ने 5 साल सरकार में काम किया और इनकी सरकार में भी काम कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब को दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज वहां पर ऐसी सरकार है जो कि जो बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम करवाती है, पढ़ाई का माहौल क्रिएट कराती है और बच्चों के मुस्तकबिल आपको भी पता नहीं जफर इस्लाम साहब, आप भी अंधेरे में हैं, आप भी अंधेरे में रिकॉर्ड काम कर चुकी है, रिकॉर्ड काम कर चुकी है और आप लोग और लोगों का मन जीत चुके हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि इन जितने लुटेरे पिछले सरकार के, चाहे वो चाहे यादव परिवार के हो या यादव परिवार के हमायती हो, जिन लोगों ने भी घोटाला किया है उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजेंगे, ये हमारा वचन है। क्या उन लोगों में अखिलेश यादव का भी नाम होगा? जनता मुख्यमंत्री डायरेक्टली इसमें नहीं है। वो आपकी सरकार में भी आम आदमी सुशांत इनकी सरकार में भी वही लोग हैं। इस तरह से वहां झेल रहा था सरकार को। अच्छा ठीक है, जफर साहब 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। जफर साहब अपने वोट का इस्तेमाल किया। ठीक है जफर साहब 1 मिनट, मैं 1 मिनट माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं, आप जवाब दे दीजिएगा। अरविंद 1 मिनट, लोगों का अरविंद आप जिन लोगों का नाम बता रहे हैं कि वो पिछली सरकार में भी थे, विवादित थे और इस सरकार में भी हैं, उनका नाम तो आप बता रहे हैं, लेकिन जो दर्शक नहीं जानते उनको, उनके लिए बताइए वो कौन थे, किस पद पे थे और क्या भूमिका थी उनकी, और अब क्या भूमिका है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं सुशांत की संजय अग्रवाल जो कि प्रमुख सचिव ऊर्जा थे, पूरे 5 साल तक थे पिछली सरकार में और इनकी सरकार में भी हैं, बहुत अहम पद पे हैं और इनको पता नहीं है। अभी सुरेश चंद्र जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई गोमती रिवर फ्रंट में, उसको अहम विभाग दिया गया और सुरेश चंदा जो कि प्रमुख सचिव सिंचाई उस विभाग उस सरकार में भी था और इस सरकार में भी है, तो इनके में भी बहुत बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है और इनको पता नहीं है। ये भी बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन इनके अगल बगल क्या हो रहा है इनको खुद पता नहीं है। ठीक है जफर इस्लाम साहब इस पे जवाब दीजिए। देखिए इनकी आवाज थोड़ी टूट रही, फिर से आप जरा इनका सवाल बता दीजिए तो मैं इनको जवाब दो। थोड़ा वीडियो में ऑडियो में मेरा सवाल सिर्फ आपसे जफर इस्लाम साहब, मेरा सवाल यह है कि पिछली सरकार में आप मत बोलिए, आपकी आवाज पिछली सरकार में सर वो ये इतना पूछ रहे हैं कि पिछली सरकार में जो विवादित नाम थे, चाहे वो ऊर्जा सचिव रहे हों या दूसरे पदों पर रहे हों, वो आज भी आपकी सरकार में बने हुए हैं और अहम पदों पर बने हुए हैं। अगर आप इतना गंभीर हैं उन लोगों के खिलाफ जिनको आप कह रहे हैं सलाखों के पीछे भेज देंगे, तो ऐसे नामों को आपने हटाया क्यों नहीं? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले भदौरिया जी को बताना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी वही रहती है, ब्यूरोक्रेसी से काम निकालना चाहिए। काम लीडरशिप की बात है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप की बात है कि चाहे तो आप उनको गलत रास्ते पे ले जाए या फिर आप उसको सही रास्ते पे ले जाए। हमारी सरकार से उनको पूरा क्लियर डायरेक्शन है कि ना तो घोटाला करने देंगे, ना घोटाला हुआ होने देंगे, ना पैसा कमाने देंगे। इसलिए सबको काम और डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि सबको काम करना है और सबके लिए डिलीवरी जो है उसकी मॉनिटरिंग है कि सब डिलीवरेबल्स जो है उनकी मॉनिटरिंग होगी कि किनका इनके ये असाइनमेंट है, ये टास्क है, उन्होंने किया कि नहीं। पहली सरकार में क्या था कि मंत्रिमंडल के जितने भी लोग थे वो सदस्य और जो ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं साठ बांट थी और इसलिए वो पैसा मिलके कमा रहे थे। अब सरकारों की जो दिशा है और इंस्ट्रक्शन है कि सबको डिलीवर करना है प्रोजेक्ट
और सबको जो भी हमने कमिटमेंट किया उसको डिलीवर करना है। इसीलिए आज गांव-गांव तक हम बिजली पहुंचा पा रहे हैं। आज हम स्कूल खुलवा रहे हैं, सड़कों की हालत ठीक हो रही है, गुंडा हॉस्पिटलों की हालत कैसे ठीक हुई है सर? हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई है, कैसे पैचवर्क कर दिया गया है, कैसे खाना पूर्ति हुई है वो हमने दिखाया है। जफर इस्लाम साहब सड़कों की बात तो मत कीजिए। दिल्ली में बैठ के दे रहे हो कि कहीं जमीन पे भी दे रहे हो? कहीं मैंने भदौरिया साहब सड़क की हालत तो हमने दिखाई है कि काम नहीं हुआ है। इनके आवाज खराब आ रही है, ऑडियो प्रॉब्लम है। 15 जून तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। कहाँ गड्ढा मुक्त हो गए? नहीं, गड्ढा मुक्त नहीं हुए, हमने भी रिपोर्ट दिखाई है। भैया विवेक जी ये बताइए, सिर्फ ये कह देने से कि जो अधिकारी हैं या ब्यूरोक्रेसी है उसको बदला नहीं जा सकता, क्या सरकार ये मैसेज दे रही है कि भाई पुराने नेताओं पर तो कार्रवाई होगी या पॉलिटिकल वेंडेटा ये दिखने लगेगा? आपने आवाज नहीं। विवेक जी देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस को बीच चौराहे पे पीट रहे आपके कार्यकर्ता हिंदू वाहिनी के, उनका क्या होगा? मैं ठीक करवाता हूं सर, जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। तब तक विवेक जी आप बोल लीजिए। सुशांत, ऐसा है कि ऐसी कोई बात जफर साहब को आवाज नहीं आएगी, बीजेपी की बात में आवाज गायब हो जाती है। भदौरिया साहब बोल, भदौरिया साहब थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ विवेक जी, मैं कहना चाहूँ, मैं छोटी बात कर रहा हूँ। भदौरिया साहब आपको बहुत समय मिला बोलने को, और बोल दीजिएगा, मुझे भी बोलने दीजिए थोड़ा सा। आवाज बंद। आपको भदौरिया जी की आवाज आ रही है, बाकी किसी की नहीं आ रही। ये तो अपने आप में एक समस्या है सर। हाँ मेरी आ रही है। चलिए विवेक जी। उत्तर प्रदेश में अच्छे अफसरों की कहीं कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में के बहुत सारे अफसर अभी भी सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं, कुछ वापस गए हैं, कुछ और आ सकते हैं। लेकिन सरकार की ये मजबूरी मुझे नहीं समझ में आ रही है कि जो दागी अफसर हैं, टेंटेड ऑफिसर्स हैं, उन्हीं को प्लम पोस्टिंग्स क्यों दी जा रही हैं। सही बात। मेरे पास ये भी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सीनियर आईएएस को बुलाया और जब उन्होंने उनसे बात की और उनसे दो टूक उन्होंने कह दिया कि अपने लंदन वाले मकान के बारे में मुझे बताओ, वो अधिकारी वहां से दुम दबा के भागा। लेकिन वो आईएएस आज भी एक प्लम पोस्टिंग लिए बैठा है। और देखिए अरविंद मुस्कुरा रहे हैं, उनको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो अरविंद ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ का जो इमेज बन रही है कि बहुत कठोर प्रशासक हैं वो फिर इन लोगों को प्लम पोस्टिंग क्यों दे रहे हैं, ऐसे मलाईदार पोस्टिंग क्यों मिल रही है और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सुशांत, एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पे बाल विकास और पुष्टाहार विभाग है, बहुत चर्चित रहा है, हर सरकार में बहुत चर्चित रहा है। उनके डायरेक्टर हैं आईएएस अफसर आनंद कुमार सिंह। उनकी खासियत आपको मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। पिछले 7 साल से वो एक ही पद पे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में वो एडिशनल डायरेक्टर के पद पे बैठते हैं और उसी पद पे रहते हुए वो 3 प्रमोशन लेते हैं। और बसपा सरकार चली जाती है, सपा सरकार चली जाती है और आज बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार की भी हिम्मत नहीं हो रही कि उनको हटा पाए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि सब सरकारें कामोवेश वैसे ही हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं, लेकिन लोग वही हैं, चलाने वाले वही हैं। जफर इस्लाम साहब की इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं कि नहीं, इनकी सरकार की तरफ से सीधा जो है वो आदेश दिया गया है कि इतने समय में हमें डिलीवर करना है। अरे क्या डिलीवर करेंगे जब वही लोग हैं? आप क्यों नहीं हटा पा रहे उनको? उसके पीछे ऐसी कौन सी मजबूरी आपकी आ गई है? जफर इस्लाम साहब, जनता के बीच में आपने बड़े बड़े वादे किए थे। ठीक है, जफर इस्लाम साहब ये भी बता दीजिए, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? जफर इस्लाम साहब मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं आ रही, उनको आवाज नहीं जा रही है। मैं ठीक करवाता हूं सर, थोड़ा आपका ऑडियो ठीक कराता हूं। मुझे ये बताइए अनुराग जी कि क्या ये सरकार जो है अगर उन अधिकारियों को उसी पद पर रखती है जिस पर वो पहले थे, या प्लम पोस्टिंग मिल जाती है और जिन मामलों की जांच हो रही है, क्या वो जांच ठीक से हो पाएगी? क्या वो अधिकारी अपने रसूख का इस्तेमाल नहीं करेंगे जांच को प्रभावित करने के लिए? देखिए, मैं इस सरकार के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि सरकार सिर्फ जुमले करेगी, अच्छे जुमलेबाजी आपको देंगे। सुबह उठ के ही एक तय तारीख कर देंगे कि अगले महीने से सारे रोजगार दूर हो जाए, सबको रोजगार मिल जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं। किसी दिन सुबह उठ के बोलेंगे कि जुलाई, पूरे महीने जुलाई के 30 तारीख तक इस प्रदेश के हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा और चंद टाइम के लिए लोगों को खुश कर देते हैं। फिर दूसरे दिन उठेंगे, बोलेंगे, फिर जब रोजगार नहीं दे पाएंगे 30 जुलाई तक, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई आपने बोला था नहीं दे पाए, तो पता क्या बोलेंगे? फिर पहुंच जाएंगे वहीं पे समाजवादी पार्टी के ऊपर में, बोलेंगे 5 साल के इतना कुशासन था, इतने पाप के गड्ढे थे, इतना ये था। ये काम तो आप भी कर रहे हैं ना सर, मैं आपसे सवाल पूछता हूं तो आप इनके 3 महीने गिनाने लगते हैं। पब्लिक ने आपको 325 सीटें दी हैं,
325 सीटें दी हैं और आपको पब्लिक ने आपको भरोसा जताया है, तो आप पब्लिक की बात कीजिए, पब्लिक का काम कीजिए, बजाय समाजवादी पार्टी की। सारा दिन आप समाजवादी पार्टी की चिंता करते रहते हो। समाजवादी पार्टी की चिंता छोड़ के पब्लिक की चिंता कीजिए। जिस पब्लिक ने आपको गद्दी पे बैठाया है उसको रोजगार और डेवलपमेंट दे दीजिए। घोटाले हुए होगा और इनकी जांच हो रही है, तो क्या ये पब्लिक की चिंता नहीं है? बेवकूफ बनाने वाली बात है। फिर तो ऐसे जिसके मन में जो है वो करके निकल जाए और उसको आप जांच मत कीजिए कि ये पब्लिक की चिंता। जांच सुनिए, ये जांच कम करते, मार्केटिंग ज्यादा करते हैं। अब भाई जांच करो ना भाई, जांच किसने रोका है आपको कि जांच मत करो? आप जांच कीजिए जो गलत काम है, लेकिन आप डेवलपमेंट भी तो कीजिए, कुछ काम भी तो बताइए कि कुछ काम करना है। आप सुबह से लेकर शाम तक जो मंत्री उठता है रिवर व्यू फ्रंट पहुंच जाता है। मुझे आपकी सरकार भी ऐसी चली थी, मंत्री आंख मलते मलते वहां पहुंच जाता है। दौर में आपकी सरकार भी ऐसी चली थी। चौथा मंत्री आंख मलते मलते हॉस्पिटल पहुंच जाता है। 2012 में आपकी सरकार ने भी यही शुरू किया था कि मंत्री अपने डिपार्टमेंट में बैठ के कुछ काम भी करेंगे। 2012 में भदौरिया साहब जब आपकी सरकार बनी थी यही शुरू हुआ था। ये हुआ था सारे पार्कों की जांच होगी, पार्कों की जांच होगी, हाथियों की जांच होगी, मूर्तियों की जांच होगी, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। क्या हुआ? 5 साल में आपकी सरकार ने कौन सी जांच करके क्या कर लिया? और बातें आपने भी करनी चाहिए, माफ कीजिएगा। ठीक है, जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपको मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम नेगेटिव राजनीति नहीं करते, हम डेवलपमेंट और विकास की राजनीति। तो 2012 में आपकी सरकार बनी थी, बड़े बड़े दावे क्यों हुए थे कि पार्कों की जांच करेंगे, मूर्तियों की जांच करेंगे, स्मारकों की जांच करेंगे, जो दोषी होगा, पब्लिक का पैसा जिसने खर्च किया इस तरह से उसको गिरफ्तार करेंगे, मुकदमे लिखाए जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें हुई थी 2012 में, क्या हुआ उसके बाद? अरे वो करिए, मैं इनसे मैं आपके माध्यम से एक बार और बता दूं, जिस दिन जनसमिस पार्क जैसा कोई पार्क बना देंगे तो मैं आपके टीवी के माध्यम से आके इनका जयकारा लगा दूंगा। मैं तो कह नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं 2012 में मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 5 रुपए का पार्क 50 रुपए में बनाकर एहसान मत जताइए। हाथ जोड़ के वॉक करता हुआ नजर आता है, 1 लाख आदमी वॉक करता नजर आता है। जफर साहब, एक छोटा रिएक्शन जो अरविंद पूछ रहे थे, विवेक जी पूछ रहे थे कि जिन अधिकारियों को आप ये मान रहे हैं, जो टेंटेड हैं, जिन पर दाग लगा हुआ है, उनको अगर आप उसी जगह पर रखेंगे, क्या जांच प्रभावित नहीं होगी, जिस जांच को आप आधार बना रहे हैं पिछली सरकार को एक्सपोज करने के लिए? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो बाकी 2 पैनलिस्ट हैं, जब मैं बोलूंगा तो आवाज आ जाएगी। ऑडियो में प्रॉब्लम है, नहीं सुन पाता हूं, ना उनकी बात सुन पाता हूं, ना मेरी बात। मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज जल्दी से 30 सेकंड सुन लीजिए। अब सुशांत जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अधिकारी जो भी है, एक तो अधिकारी को एक साथ पूरे अधिकारियों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन लोगों को भी अधिकारियों को ट्रांसफर बैचेस में किया जा रहा है, और जो लोग टेंटेड हैं, मैं आपको बोल रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जो भी टेंटेड है, चाहे वो किसी विभाग में हो, चाहे उनको पिछले सरकार में किसी का भी समर्थन प्राप्त हो, लेकिन इस सरकार में वो सारे जितने अधिकारी है उनको एक्सपोज किया जाएगा, उन पर मुकदमा भी होगा और उनको सवाल उठ रहे हैं। मेरे पास सर वक्त इतना ही था, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ठीक है, जैसा विवेक जी भी कह रहे थे कि जब सपा सरकार आई थी 2012 में, जांच की बात हुई, पिछली सरकार को एक्सपोज करने की बात हुई, हुआ कुछ नहीं। अब बीजेपी भी बड़े बड़े दावे कर रही है और कई चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन क्या वाकई वो घोटाले सामने आएंगे और क्या अखिलेश यादव पर भी कार्रवाई होगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक ले।